हेलो फ्रेंड्स, संस्कृति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास की नेक्स्ट क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ या उसके कार्य या फिर उसके अधिकार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन, उसकी योग्यता, उनके महाभियोग के बारे में अध्ययन किया है। अब देखिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्य, यानी राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, वो क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। राष्ट्रपति की एक होती है सामान्यकालीन शक्तियाँ, सामान्यकालीन शक्तियाँ, और दूसरी शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंदर जो शक्ति है वह है कार्यपालिका या फिर प्रशासनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 53। इसके अंदर बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। यानी संघ की कार्यपालिका समस्त शक्ति राष्ट्रपति के अंदर होगी और वो इसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या फिर उसके अधीनस्थ पदाधिकारी का मतलब होता है उसके नीचे के अधिकारी, वे इसका प्रयोग करेंगे। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति के अंदर होती है और राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं खुद करेगा या फिर उसके अधीन उसके नीचे के पदाधिकारी वो इसका प्रयोग करेगा। और समस्त कार्य, कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यानी जो भी कार्य भारत सरकार करेगी ये सब कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार के सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाएंगे, राष्ट्रपति के निर्णय माने जाएंगे। इधर देखिए, कार्यपालिका यह प्रशासनिक शक्तियां, तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 53, उसके अंदर बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित है। यानी संघ की कार्य समस्त शक्तियां वो राष्ट्रपति के अंदर है। वह इसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या फिर अधीनस्थ पदाधिकारी करेगा। और समस्त कार्य, भारत सरकार के समस्त कार्य वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे और भारत सरकार के सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाएंगे। अब देखिए, इसके अंदर अलग अलग प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। प्रशासनिक या कार्यपालिका शक्ति के अंदर पहली शक्तियां है, राष्ट्रपति महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। यानी कि कौन कौन से अधिकारी हैं जो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। तो देखिए, इसके अंदर फर्स्ट है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति। देखिए, राष्ट्रपति भारत संघ के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। यानी संघ के कार्यपालिका के कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। और वे कौन कौन से अधिकारी हैं? तो देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह से
प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। दूसरा, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तीसरा, संघीय लोक सेवा यानी यूपीसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है यूपीसी के। इसके साथ ही विदेशों के अंदर जो राजदूत होते हैं भारत के, विदेशों के अंदर भारत के राजदूत, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यानी कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति के अंदर इसका पहला भाग दे रखा है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति संघ के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ ही प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, और विदेशों के अंदर राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यह था महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत। इसका दूसरा देखिए, इसकी दूसरी शक्ति है शासन संचालन संबंधी शक्तियां। यानी कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियों के अंदर शासन संचालन संबंधी शक्तियां देखिए कौन कौन सी हैं। इसके अंतर्गत शासन संचालन संबंधित विभिन्न प्रकार के नियमों को, विभिन्न प्रकार के नियमों के तहत, जैसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन, हमने पढ़ा है लोकसभा की संरचना और राज्यसभा की संरचना में कि संसद की बैठक को हमेशा राष्ट्रपति बुलाता है और प्रत्येक वर्ष में 2 बैठक होनी चाहिए और उन 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। फिर इसका तीसरा है सुप्रीम कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी, यानी न्यायाधीश नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिकारी हैं, इन अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। फिर तीसरा इसके अंदर दे रखा है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। जो ऑडिट है, महालेखा परीक्षक के संबंधित शक्तियों का या नियमों का, संबंधित शक्तियों का या फिर नियमों का निर्माण भी राष्ट्रपति करता है। इधर देखिए, कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियों के अंदर इसका दूसरा भाग दे रखा है शासन संचालन संबंधी शक्तियां। शासन संचालन संबंधित विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं, उस नियमों के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, ये राष्ट्रपति के शासन संचालन संबंधी शक्तियां हैं। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति करना, उससे संबंधित नियम बनाना, कानून बनाना, ये भी शासन के संचालन संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति की। तीसरा है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उनकी शक्तियों का, नियमों का निर्माण करना भी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, शासन या संचालन संबंधी शक्तियां। इसके बाद में तीसरी शक्ति देखिए, कार्यपालिका या प्रशासनिक में तीसरी है विदेशिक। राष्ट्रपति के अंदर राष्ट्रपति की विदेशिक शक्तियां।
विदेशी क्षेत्र में कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को देखिए। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के कारण, यानी संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होने के कारण, संवैधानिक प्रमुख होने के कारण विदेशिक क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का प्रतिनिधित्व यानी संवैधानिक प्रमुख होने के कारण जितने भी संधि समझौते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे दूसरे देशों के साथ। और इसके साथ ही विदेशों के अंदर भारत के राजदूतों व कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यानी विदेशों के अंदर जो भारत के राजदूत हैं उन राजदूतों की नियुक्ति और कूटनीतिज्ञ इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा है विदेशों के राजदूत, विदेशों के जो राजदूत होते हैं या फिर राजनयिक, इनके प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हैं। इन कहने का मतलब है कि विदेशों को जो राजदूत है वे भारत के अंदर उनकी नियुक्ति मिली है तो उनको प्रमाण पत्र स्वीकार करता है, उनकी नियुक्ति दिलवाने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। तो देखिए राष्ट्रपति की विदेशी शक्तियों के अंदर संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति विदेशी क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश के अंदर भारत का जितने भी संधि समझौते हैं तो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। दूसरा है विदेशों के अंदर भारत के जो राजदूतों की नियुक्ति है या कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करता है। फिर तीसरा दे रखा विदेशों के जो राजदूत है या फिर राजनयिक प्रतिनिधि है भारत के अंदर उनकी नियुक्ति करना है तो उनके प्रमाण पत्र भी राष्ट्रपति स्वीकार करेगा। ये थी कार्यपालिका का प्रशासनिक शक्तियों का तीसरा भाग, विदेशिक शक्तियां। अब है सैन्य संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियों में चौथी शक्ति थी सैनिक क्षेत्र संबंधित शक्तियां। सैनिक क्षेत्र संबंधित क्या शक्तियां हैं राष्ट्रपति की? तो देखिए राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। इन तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कंपटीशन के अंदर सवाल पूछा गया था भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति। कि तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। और इसके अंतर्गत वो इस सैनिक शक्ति का प्रयोग अधिकार या प्रयोग कानून के अनुसार करेगा। यानी सैन्य शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति हमेशा कानून के अनुसार करेगा। सैन्य शक्ति का प्रयोग यानी कहने का मतलब है अपनी मन मर्जी से नहीं करेगा। सैन्य शक्ति का जो प्रयोग है वो प्रयोग कानून के अनुसार करेगा। और फिर प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध व शांति आदि के विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद का। देखिए जो सैन्य शक्ति का प्रयोग है वो राष्ट्रपति हमेशा कानून के अनुसार ही करेगा। और ये जो कानून जो प्रतिरक्षा यानी सेना संबंधी या युद्ध या शांति बनाने संबंधी ये सभी कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है। संसद की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है और नहीं वो सेनाओं का प्रयोग कर सकता है, नहीं वो सेनाओं का
प्रयोग कर सकता है। इधर देखिए, कानून बनाने का, प्रतिरक्षा सेवाओं का युद्ध व शांति बनाने विषय के अंतर्गत कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है, और इन कानूनों का प्रयोग वो अपने मनमर्जी से नहीं करेगा, संसद की अनुमति से ही इन सब का प्रयोग करेगा। तो देखिए कि संसद की स्वीकृति के बिना वो युद्ध की भी घोषणा नहीं कर सकता है, नहीं वो सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। यह था कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति की। अब दूसरी जो शक्तियां हैं वो शक्तियां हैं विधायी शक्तियां। तो आपको ध्यान रखना है, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ज्यादातर नियुक्तियों से संबंधित है। इसके अंदर आपको 4 दे रखी थी, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति, शासन संचालन संबंधी शक्तियां, सैनिक संबंधी शक्तियां, इन सबको आपको याद करना है। अब दूसरी शक्तियां देखिए, सामान्यकालीन के अंदर राष्ट्रपति की जो दूसरी शक्तियां हैं वो विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां का मतलब होता है कानूनी शक्तियां राष्ट्रपति को कौन कौन सी प्राप्त है कानून संबंधी। दूसरी जो शक्तियां हैं वो है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अंदर पहली शक्ति है, इसके अंदर विधायी क्षेत्र का प्रशासन। इसके अंदर राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, यानी अनेक प्रकार को राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन यानी बैठक को बुलाने, हम इस शक्ति को हमने संयुक्त बैठक के रूप में शासन संचालन संबंधी शक्तियों के अंदर पढ़ा था, राष्ट्रपति की पहली शक्ति के अंदर। तो संसद के अधिवेशन को बुलाना और उनकी समाप्ति की घोषणा भी करना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आएगा, यानी संसद के अधिवेशन को कब समाप्त करना है इसकी घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो आपको ध्यान रखना है, एक इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है कि संसद के अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति बुलाता है, और उन अधिवेशनों को समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। यानी राष्ट्रपति को अगर प्रधानमंत्री ने सलाह दे दी है लोकसभा भंग करने के लिए, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और अब तक 9 बार लोकसभा भंग हो चुकी है। अब तक यह आपको ध्यान रखना है, 9 बार लोकसभा को भंग कर दिया गया है, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति ने की है। यह भी विधायी संबंधी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। और इसके बाद में संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में, यानी बैठक के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, यानी संयुक्त बैठक में भाषण देता है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। इसके बाद में विधायी शक्ति की दूसरी शक्तियां देखिए। दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति को सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार या शक्तियां, यानी कौन कौन से सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो देखिए। तो इसके अंदर विधायी शक्ति के अंदर दूसरी शक्ति है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। कौन कौन से सदस्य को मनोनीत करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में
12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल पूछा भी गया है कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को। ये सभी सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। यानी जो 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो इन क्षेत्रों से ही मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के अंदर विशेष अनुभव रखते हैं। फिर राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और ये 2 सदस्य आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं। इनको आंग्ल भारतीय सदस्य कहते हैं, जो 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, संसद के अंदर टोटल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। सवाल ऐसा भी पूछा गया है कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को संसद के अंदर मनोनीत करता है, तो आपको बताना है 14 सदस्य। अगर राज्यसभा के बारे में पूछे तो आपको बताना है 12 सदस्य। अगर लोकसभा के बारे में पूछे तो आपको बताना है 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके बाद में तीसरी विधि शक्तियां संबंधित हैं। तीसरी है विधेयक। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। निषेधाधिकार का मतलब होता है मना करना। इसका मतलब होता है मना करना। तो देखिए, संसद से कोई भी विधेयक पारित होने के बाद, संसद से कोई भी विधेयक, यानी संसद के दोनों सदनों से, संसद के कोई भी विधेयक, इसका मतलब होता है संसद के दोनों सदनों से कोई भी विधेयक पारित हो जाता है तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के बाद। और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, वो विधेयक कानून बन जाता है। वो विधेयक कानून बन जाता है। इधर देखिए, संसद से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ, यानी उस पर सुझाव दे सकता है राष्ट्रपति। सुझाव के साथ उस विधेयक को संसद के अंदर पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। इधर देखिए, यह संसद दे रखी है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा, ये राष्ट्रपति। कहने का मतलब है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा कोई विधेयक पारित हुआ, हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा तो बन जाएगा कानून। अगर कोई साधारण विधेयक है या कोई भी विधेयक है, धन विधेयक को छोड़कर, लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति उस पर कुछ बदलाव चाहता है, तो उस सुझाव को राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद के अंदर दोनों सदनों को वापस भेजेगा। पुनर्विचार के लिए वो वापस भेज सकता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा ने उसको सुझाव के साथ अगर उस विधेयक को वापस आने के बाद वापस भेज दिया है, तो दूसरी बार राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से उस पर हस्ताक्षर करना बहुत जरूरी है। यानी जब संसद के दोनों सदन जब वो विधेयक वापस आया है, उस विधेयक को वापस भेजा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति मजबूर होकर उस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट है विधेयक शक्ति की चौथी है अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की। इधर देखिए, जब संसद का अधिवेशन का मतलब बैठक
जब संसद का अधिवेशन या बैठक नहीं चल रही है, बैठक नहीं हो रही है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यानी उस समय की परिस्थिति के अनुसार जिसमें कानून नहीं बनाया गया है और उस कानून की बहुत जरूरत है, उसे कहते हैं अध्यादेश। यानी इस समय अगर कोई घटना घटित हो जाती है और उस घटना से संबंधित कोई भी कानून नहीं है, तो राष्ट्रपति ऐसे कानून के लिए अध्यादेश जारी करता है। यह अध्यादेश संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेगा। यानी कहने का मतलब है संसद की बैठक जैसे आज प्रारंभ होगी उसके 6 सप्ताह तक ही लागू रहेगा। और संसद चाहे तो अवधि से पहले इस अध्यादेश को समाप्त भी कर सकती है, अध्यादेश को समाप्त भी कर सकते हैं। और इस अध्यादेश को कानून भी, इन जैसे ही अधिवेशन प्रारंभ होता है, इस अध्यादेश को कानून भी बनाया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है? उस समय प्रचलित कानून नहीं होता है, ऐसे समय में संसद की बैठक नहीं चल रही होती है और उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंदर इसका वर्णन किया गया। संसद के अधिवेशन प्राप्त होने के 6 सप्ताह बाद तक यह अध्यादेश लागू रहता है। आपको बताना है, कभी कभार सवाल भी पूछा जाता है कि अध्यादेश की समयावधि कितनी है? समयावधि तो आपको बताना है अध्यादेश के यानी संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक यह लागू रह सकता है। इसके बाद में राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति, हमने एक पहले ही शक्ति थी कार्यपालिका व प्रशासनिक शक्ति पढ़ ली थी, दूसरी पढ़ ली थी विधायी शक्ति। पहली शक्ति के अंदर भी 4 भाग अलग अलग टॉपिक दे रखे थे, यहाँ पर भी 4 टॉपिक दे रखे हैं। अब तीसरी शक्ति देखिए, सामान्यकालीन के अंतर्गत तीसरी शक्ति है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में क्या होता है? राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष देखिए, वित्त वर्ष का जो समय अवधि है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक, यानी नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। जैसे 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होगा और 30 मार्च 2021 को समाप्त होगा। इसको कहेंगे वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष के अंदर राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों में यानी संसद के दोनों सदनों में भारत सरकार का उस वर्ष का, यानी जिस वर्ष के अंदर, जैसे 1 अप्रैल 2020 से 30 मार्च तक, उस वर्ष का आय व खर्च का विवरण रखवाएगा। इधर देखिए, इसका मतलब होता है बजट, कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष यानी अप्रैल से मार्च, इसके प्रारंभ के अंदर संसद के दोनों सदन के अंदर भारत सरकार का उस वर्ष का आय खर्च का विवरण रखवाएगा, यानी बजट रखा जाएगा। और बजट यानी धन विधेयक हमेशा लोकसभा के अंदर रखा जाता है। फिर आपको बताना है राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। यानी राष्ट्रपति की आज्ञा से ही धन विधेयक हमेशा लोकसभा के अंदर रखा जाएगा। और ये राष्ट्रपति रखता है, वो उस वर्ष के भारत सरकार का आय खर्च का विवरण रखेगा, कितना खर्च हुआ, कितनी भारत सरकार को आय हुई है।
इसके बाद में है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। लास्ट जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। देखिए न्यायिक शक्तियों के अंदर क्या होता है। न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति की, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो आपको बताना है राष्ट्रपति करेगा। दूसरा है राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति भी प्राप्त है, यानी क्षमा करना, माफ करने की शक्तियां भी प्राप्त है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अगर सजा प्राप्त हुई उस सजा को माफ करने, सजा को माफ करने या फिर सजा को कम करने या सजा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। यह है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत लास्ट शक्ति है न्यायिक शक्तियां। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसके साथ ही राष्ट्रपति को समाधान की कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अपराधी को सजा को माफ करने का, सजा को कम करने का, सजा को स्थगित करने का या फिर मृत्युदंड को माफ करने की, मृत्युदंड को माफ करने का भी अधिकार प्राप्त है। ये राष्ट्रपति की सभी शक्तियां सामान्यकालीन शक्तियां थी। इस सामान्यकालीन शक्तियों में वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। और इसके बाद में है आपातकालीन शक्तियां।